अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, आप एक फ्रेश हेडिंग डालेंगे यूनिट कॉस्टिंग की। यूनिट कॉस्टिंग की आप हेडिंग डालिए। यूनिट कॉस्टिंग याद है ना, वो बिजनेसेस की बात कर रहा हूं सिंगल प्रोडक्ट बनाने में जो इन्वॉल्व है। और मैंने बताया था कि जो यूनिट कॉस्टिंग की इंडस्ट्रीज होती हैं सर, उनको, बल्कि उनको क्या, बहुत सारे लोगों को पूरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं यही करना होगा। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। ये सर आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अब ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है। पहले तो कॉस्ट शीट क्या है सर? सिंपल भाषा में बोलूं तो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सिंपल एक फॉर्मेट में एक स्टेटमेंट है, एक शीट है जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट के बारे में लिखेंगे। फिलहाल मैं ये जो टॉपिक करा रहा हूं ये मैं यूनिट कॉस्टिंग के साथ जोड़कर करा रहा हूं। वैसे अब हमारे अपने सी एंटर के सिलेबस की बात करें, सो कॉस्ट शीट इज अ सेपरेट चैप्टर। ये ओल्ड सिलेबस में सेपरेट चैप्टर नहीं था, सिलेबस में था लेकिन सेपरेट चैप्टर नहीं था। यूनिट कॉस्टिंग इज अ सेपरेट चैप्टर। लेकिन देखिए, पढ़ाई घूमकर गोल गोल करनी है भाई। आपको जब पेपर आता है तो ये थोड़ी पता लगेगा कि कई बार कि ये कौन से टॉपिक में से, आपको ओवरऑल समझना है। कॉस्ट शीट इज अ यूनिवर्सल टॉपिक कहीं ना कहीं। और सर नए सिलेबस में ये आ चुका है, सेपरेट चैप्टर है। तो जब से ये स्टार्ट हुआ है मई 2018 से, एक पेपर मैंने ऐसा नहीं देखा जहां पर इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना आया हो। सो कॉस्ट शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, ये बहुत ध्यान से समझनी है। पहले तो मैं कॉस्ट शीट का एक मतलब लिख रहा हूं। कॉस्ट शीट का एक मतलब हम लोग लिखेंगे अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। फिलहाल ये प्रोडक्ट के संदर्भ में ही आपको समझाई जा रही है, प्रोडक्ट के लिए बनती है ये। तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली ये स्टेटमेंट है। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक तरीके से सिंपल भाषा में बोलूंगा, मेरे प्रोडक्ट को बेचने तक की कॉस्ट। ऐसे लिख देते हैं, कॉस्ट टिल सेलिंग द प्रोडक्ट। कॉस्ट टिल सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बेचने तक की कॉस्ट। सिंपल भाषा में कह रहा हूं, ठीक है जी। एक और बात बोलूं, बचपन में यानी 11th-12th में आप लोगों के लिए सीओजीएस और कॉस्ट ऑफ सेल्स कहीं ना कहीं एक ही बात होती थी। सीओजीएस और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक ही बात होती थी। सर अब नहीं, मैं लिख दूं क्या फर्क है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है सीओजीएस में अगर आप बेचने वाले खर्चे ऐड कर दोगे, सीओजीएस में अगर आप सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे तो वी कैन कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब से सीओजीएस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बात नहीं है। सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा, जिसका मन करे वो लिख लो, मैं हर बात यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता। सीओजीएस का मतलब है गुड्स बेचने को तैयार है। गुड्स बेचने को तैयार है, उसमें जब आप बेचने वाले खर्चे और करेंगे तब टोटल कॉस्ट हो जाएगी। मैं सीओजीएस के आगे ये भी लिखता हूं, ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स मैं बेच रहा हूं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है सीओजीएस। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है सीओजीएस। यानी सीओजीएस का मतलब गुड्स बनने तक की कॉस्ट है, अभी बेचने वाले खर्चे इंक्लूड नहीं कर रखे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। सो अल्टीमेट द टोटल कॉस्ट, जो शुरुआत बात हुई थी, कॉस्टिंग क्या है? एसरटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। सो सर हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग। प्रोडक्ट बनाने के बाद बेचना भी तो है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपको इस चीज से। अब सर एक बात मैं आपको बता दूं, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे जुड़ी अभी बहुत सारी जानकारियां आपको अभी चाहिए। तो वो उसके लिए मैं आपको एक नोट्स भी मैं अलग से लिखवाऊंगा। सबसे पहले वी आर ड्राइंग अ कॉस्ट शीट। इसमें सर सिंपल है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट, आप इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर
कॉस्ट शीट का हम इसको नाम दे देते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा पुश्तैनी कॉलम आएगा दोस्तों, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स आ गया सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम इज फॉर डिटेल्स। डिटेल्स में कॉलम बनाता हूं अपनी इनर कैलकुलेशन प्लस माइनस वगैरह करने के लिए। एंड द आउटर कॉलम कैन बी देयर ऑफ रुपीज, मतलब डिटेल्स में कैलकुलेशन करके मैं अपना फाइनल अमाउंट जो है वो रुपीज में लेके चले जाऊंगा। एंड समटाइम्स देयर कैन बी अनदर कॉलम कॉल्ड कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब आपको पता है, एक यूनिट की कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है, जब सवालों में यूनिट्स की इंफॉर्मेशन होगी तभी ये बनेगा कॉलम, नहीं तो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कॉस्टिंग में आप क्वेश्चन के हिसाब से अपनी चीजों को डिसाइड करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट की यार अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, जो भी कॉस्ट लगे उसको अगर प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए, अपनी कॉस्ट को प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो वी कैन कॉल इट एज कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल कह रहा हूं ना, एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा मेरा आया 5 लाख रुपए और 50,000 यूनिट बना रहा हूं, तो 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 करके 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट हो गई। सिंपल सी बात। चलिए जी, अच्छा अब सर इसको बनाने के लिए, इसको शुरू करने के लिए आपको बहुत सारी बातें समझने की जरूरत है, मैंने कहा था। तो आप एक काम करिए, जहां से आपने अपनी कॉस्ट शीट को शुरू किया है उसके बाद अराउंड 1.5 पेज और छोड़कर नाउ गिवन हेडिंग ऑफ नोट्स टू कॉस्ट शीट। मैं कॉस्ट शीट से जुड़े आपको कुछ नोट्स बता रहा हूं, ठीक है जी। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? नोट्स टू कॉस्ट शीट। सो मैं हेडिंग डाल रहा हूं नोट्स टू कॉस्ट शीट, ठीक है जी। 1.5 पन्ना करीब छोड़ दीजिए, उसके बाद हम नोट्स लिख रहे हैं, काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप समझिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा मोर देन द फर्स्ट क्लास ये इंपॉर्टेंट है। सुनिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन दोस्तों? अपने अकाउंट्स में पढ़ा है क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा क्लासिफाइंग का स्टेप होता था। यार क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा करना। एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को मैं हिंदी में बोलूं तो कॉस्ट कितने टाइप की होती है, कॉस्ट कितने टाइप की होती है। अब सर मैं बिल्कुल आपके तरीके से बात करूंगा, कॉस्ट कितने टाइप की होती है? कॉस्ट तो खर्चा है, खर्चा कितने टाइप का होता है? यार पैसे, मतलब पूछो पैसे कितने टाइप के होते हैं? पैसे तो पैसे होते हैं भाई। ऐसे तो इन बातों का जवाब, कॉस्ट बहुत सारे टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देख रहे हो, ठीक है। जैसे मैं क्या बात कर रहा हूं, जैसे बचपन में एक देखने का नजरिया होता था कि बड़े बड़े खर्चों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते थे और छोटे खर्चों को हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते थे। आपको बात याद है? चलिए, तो ऐसे ही सर बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल भाषा में एक वर्ड लिखा है आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइडेंटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है पहचानना, पहचानना। इसके लिए और भी वर्ड्स हैं, एट्रीब्यूटेबिलिटी। एट्रीब्यूटेबिलिटी, किसी चीज को एट्रीब्यूट करना किसी के साथ, तो बेसिकली भाई ये चीज इसके लिए है पहचानना, लिंकिंग करना उनकी आपस में। सिंपल भाषा में लिंकिंग। वर्ड तो एक और भी है, पर्यायवाची शब्द ट्रेसेबिलिटी। किसी चीज को ट्रेस करना, किसी का पीछा करना, किसी के साथ किसी चीज को जोड़ देना, ये सब, ठीक है। सिंपल मैंने आप चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिलेशन या लिंकिंग। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई दो टाइप की कॉस्ट हो गई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप की कॉस्ट हो गई, एक डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये तो आप बता चुके हो और डिटेल में बात हो रही है अब। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर मैंने कहा ना पहचानना, जिस कॉस्ट को मैं पहचान सकूं कि ये कॉस्ट इस प्रोडक्ट के लिए, इस काम के लिए लग रही है, उसे मैं डायरेक्ट कॉस्ट कहूंगा। जिसको मैं नहीं पहचान सकूं कि ये कॉस्ट किसके लिए लग रही है, इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि वो सबके लिए लग रही है, वो कॉमन है, ठीक है जी।
मैं डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन दे रहा हूं, पिछली बार कोई डेफिनेशन थोड़ी दी थी, फर्स्ट क्लास में तो सिंपल बस बात हुई थी। डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट विच इज स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल वर्ड आ गया, टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर। अब एक कॉस्ट सेंटर नया शब्द आ गया। कॉस्ट सेंटर को सर मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं अभी के लिए, कॉस्ट सेंटर मतलब जिस चीज की हमें कॉस्टिंग निकालनी है, जिस चीज की भी कॉस्ट निकालते हो वो कॉस्ट सेंटर है। आपका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट पी, आप जो कॉस्ट शीट बना रहे हो, कॉस्ट शीट के ऊपर कुछ तो हेडिंग डालोगे कि किसकी कॉस्टिंग कर रहे हो, तो मैं प्रोडक्ट पी की कॉस्टिंग कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट पी को आप मेरा कॉस्ट सेंटर कहेंगे। जिस चीज की कॉस्टिंग, कॉस्ट सेंटर। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग कर रहा हूं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट सेंटर कहोगे। समझ में आ रहा है? सो कॉस्ट सेंटर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ मशीन, इट कैन बी अ लोकेशन। मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं कि वेस्ट दिल्ली में दुकान चलाने का मुझे कितना खर्चा आता है, तो वेस्ट दिल्ली कैन बी माय कॉस्ट सेंटर। क्या लिखा मैंने, ध्यान से पढ़े और इसमें हाईलाइट करें स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल को। जो कॉस्ट आप स्पेसिफिकली कह सकते हो कि ये खर्चा इस काम के लिए किया गया है, वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। जैसे कि मैं मेरा पेन वाला एग्जांपल की बात करूं, पेन में मैं रिफिल खरीद के लाया, मुझे पता है ये वाली रिफिल इस वाले पेन में लगनी है, सर एक डायरेक्ट रिलेशन है, सो आई कैन से द रिफिल इज द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर माय पेन। अब बात समझ रहे? जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो, एक और बात बोलूंगा, जिसके बिना प्रोडक्ट का ढांचा भी नहीं बन सकता, जिस कॉस्ट के बिना मेरे प्रोडक्ट का ढांचा भी नहीं बन सकता, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए दोस्तों डायरेक्ट कॉस्ट के लिए एक और नाम है हमारे पास, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, सर प्राइम वर्ड का मतलब ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट कॉस्ट। और प्राइम से एक और शब्द आता है प्राइमरी, यानी पहला, शुरुआती। आपको मैं एक बात बता दूं, किसी भी चीज की, प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की आप कॉस्टिंग करोगे ना, सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट ही आएगी। पहले प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट लिखी जाती है, उसके बाद उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखी जाती है। अभी जब मैं कॉस्ट शीट बनाने वाला हूं, इस कॉस्ट शीट में भी पहले डायरेक्ट कॉस्ट से शुरू किया जाएगा। मैं हर चीज का, मेरे पास एग्जांपल है। लेट्स से मैं अभी अभी घर बनाकर आया, एक घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके बाद घर बनने के बाद मैं उसके खर्चा लिख रहा हूं, तो सब आपको पता है सबसे पहले मेरे पास दिमाग में ही बड़ी बड़ी डायरेक्ट आइटम्स आएंगी जिनका सीधा सीधा मेरे घर बनाने से नाता था। जैसे कि जी ईंट लगी इतनी सारी, पत्थर लगा, सीमेंट लगा, ठीक है, मार्बल्स लगे, मैंने पेंटर को इतने पैसे दिए, कारपेंटर को इतने पैसे दिए, फर्श वाले को इतने पैसे दिए, बड़ी बड़ी चीजें पहले दिमाग में आती हैं। उसके बाद किसी ने बोला सर आप फॉर एग्जांपल अपने घर की कंस्ट्रक्शन देखने के लिए ट्रैवलिंग करके जाते थे, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट। सर रास्ते में छोले भटूरे भी खाते थे, वो कॉस्ट। जब आपकी लेबर काम कर रही थी तो बिजली पानी का खर्चा भी हो रहा था, वो भी चल रहा था, वो कॉस्ट, वो भी लिखूंगा, लेकिन वो बाद में दिमाग में आ रही है। बताऊं क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। भाई डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझ गए, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, मतलब वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, वी कैन प्राइमा फेसी आइडेंटिफाई। व्हाट इज प्राइमा फेसी? देखते ही, हिंदी में बोलूं तो पहली नजर में, पहली नजर में तुम जिसको पहचान सको कि ये कॉस्ट इसके लिए है, वो डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या लिखोगे इसमें? उसका उल्टा, कॉस्ट विच इज नॉट स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल, कॉस्ट विच इज नॉट आ गया यहां पे, नॉट स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट के लिए हुआ होगा। मैं समझने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉमन कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम कॉमन कॉस्ट नहीं है, कह भी सकते हैं, जो खर्चे कॉमन होते हैं। कोई मुझे इसका एग्जांपल देगा? सर कोई भी मैकडी की बात हुई पिछली क्लासेस में, तो
आप एग्जाम्पल दे दीजिए रेंट। एक बात बताइए, मैकडी का रेंट आता है महीने का 5 लाख रुपए, क्या वो बांट सकते हैं कि ये रेंट पिज्जा मैकपफ के लिए है या चिकन मैकग्रिल के लिए है या मैक आलू टिक्की के लिए है? ऑब्वियसली नॉट यार, क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो सर। कॉमन है, कॉमन कॉस्ट है। ऑब्वियसली अगर मुझे बर्गर मैक आलू टिक्की की अलग कॉस्टिंग करनी है या चिकन मैकग्रिल की अलग कॉस्टिंग करनी है तो मैं रेंट को किसी ना किसी तरीके से बांटूंगा, वो बात अलग है। लेकिन सर प्राइमा फेसी तो आप ये नहीं बांट सकते ना, आप सीधे तौर पे तो नहीं कह सकते कि ये रेंट इसके लिए लगा है, ठीक है। मतलब कॉमन कॉस्ट, बात समझ में आ रही है। मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए ये भी लिख देता हूं कि इसको हमें अपॉर्शन करना पड़ेगा, यानी बांटना पड़ेगा। अपॉर्शन में एक वर्ड आता है रेशो, बांटना, ये बात की बात है। जैसे अब ये भी बोलो ना कि मैकडी अपने रेंट को बांट रहा है, मैक आलू टिक्की में, पिज्जा मैकपफ में, किसी ना किसी तरीके से तो बांटता होगा जब अलग अलग कॉस्टिंग करनी होगी। हम भी करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझा रहा हूं। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि लेट से, ये एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है कि क्या कहते हैं, मेरे एक फर्नीचर बनाने की वर्कशॉप है, कस्टमाइज फर्नीचर बनाता हूं मैं, जॉब इंडस्ट्री में आता हूं, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर आया, ये पोडियम जो जिसपे खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूं, तो पोडियम बनाने का ऑर्डर आया। पोडियम पे मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहता है कि इस पे डार्क ब्राउन कलर का सनमाइका लगे। सनमाइका क्या होता है भाई? पत्ती जो इसके ऊपर लगती है, होगा आपको पता होगा। तो वो सर बाजार से शीट खरीद के लानी पड़ती है, दैट इज अ मटेरियल फॉर माय फर्नीचर। तो मुझे पता है कि ये शीट मैं इस अपने पोडियम पे लगाने वाला हूं, सो आई कैन से कि वो मेरे फर्नीचर की, वो मेरे पोडियम की डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल है। अब बात समझे, मैं फेविकॉल का 50 किलो का डब्बा लेकर आया सिर्फ उस पोडियम के लिए नहीं, अपनी पूरी दुकान के लिए। यार 50 किलो साइज देखो ना, पूरी दुकान के लिए। तो मुझे क्या है, वो क्या पोडियम से डायरेक्टली रिलेटेड है? नो सर, वो पूरी दुकान में यूज होना है, वो कॉमन कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो भी मटेरियल है, उसको आप कहिए इनडायरेक्ट मटेरियल। दुनिया में हर चीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। कॉस्ट शीट में सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट से शुरुआत होगी, उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात होगी। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। पहले हमने आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू किया, अब मैं बी पॉइंट करने वाला हूं। लेकिन बी पॉइंट शुरू करने से पहले एक बात और याद आ गई। ये जो यार ये हेडिंग डाली है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको एक बात बता रहा हूं एरो देके। जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम सुना होगा, ऐसे ही हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है आईसीएआई। ऐसे ही हमारे देश में देयर आर सम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय आईसीएमएआई। जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट है, उसने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करे हैं, इशू करे हैं। सो वो बहुत ज्यादा सीएमए स्टूडेंट्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सर मेरा काम आपको जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन देना भी है, क्योंकि आपको आगे भी सीए के तौर पे जिंदगी जीनी है, तो जितनी बातें पता हो उतनी अच्छी हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के अंडर आता है, ठीक है ना। टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसकी लिस्ट आपको मेरी बुक में मिल जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चलिए बी पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूं अब अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में। अब मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। एलिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एलिमेंट्स क्या होता है सर? आपकी भाषा में बोलूंगा। यार अभी तक तो मैंने सिर्फ क्या बताया सर, आपने कॉस्ट नहीं बताई। मैंने सिर्फ ये बताया है ये कॉस्ट पहचानी जाती है, ये कॉस्ट नहीं पहचानी जाती। अभी भी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि असल में कॉस्ट लगती क्या है, खर्चे होते क्या है काम में। सर तो इस एलिमेंट्स को मैं कई बार बच्चों की सुविधा के लिए एक वर्ड लिख देता हूं, इंग्रेडिएंट्स। जब किसी एक चीज में जो पदार्थ होते हैं, जो चीजें होती हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो असल में कॉस्ट लगती क्या क्या है, एक प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूं। सर एक प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या लगता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, और फिर मैं इन दो पॉइंट ऑफ व्यूज को आपस में
लिंक भी कर दूंगा, क्योंकि कॉस्ट तो कॉस्ट होती है, बस बताने के तरीके अलग अलग हैं, देखने के नजरिए अलग अलग हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये पेन मैं बना रहा हूं, ये पेन मैं बना रहा हूं, पहले भी पेन का एग्जाम्पल लिया जा चुका है। मुझे एक बात बताइए कि इस पेन को बनाने में एक रिफिल मैंने कहा था बाजार से मैं खरीद के लाया, सर दैट इज माय मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल के बिना तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। उसके बाद मैंने कुछ बंदे काम पे रखे हुए हैं, उनको भी मैं तनख्वाह देता हूं, दैट इज माय लेबर कॉस्ट। आप मुझे ये सोच के बताइए, क्या इसके अलावा मेरे बिजनेस के खर्चे नहीं होते? सर ऑब्वियसली इसके अलावा भी मेरे बिजनेस के बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने की बात हो या बेचने की बात हो, बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी बोला, मैं अब यहां पर लिखने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली कॉस्ट के, तो मैं यहाँ पे 3 एरोज बना लेता हूँ, आप लोग भी साथ साथ जो है वो नोटिंग अपनी जारी रखिएगा। 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला आपका हो गया मटेरियल कॉस्ट, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि जब पेन बन रहा है तो पेन में सबसे पहले रिफिल लग रही है, उसके बिना तो काम चल नहीं सकता, तो वो मेरी हो गई मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद मैंने कुछ बंदे काम पे रखे हुए हैं उस चीज़ को असेंबल करने के लिए, पेन की बॉडी लगाएंगे, इस पे लिखेंगे, स्टिकर लगाएंगे, तो वो मेरी हो गई लेबर कॉस्ट। आप उसको लेबर कॉस्ट कहिए, आप उसको चाहे तो एम्प्लॉई कॉस्ट भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली पॉपुलरली नोन एज लेबर। ये लेबर थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, LABOUR। इसके अलावा हमारी बात हुई यार कि बहुत सारे किस्म के एक्सपेंसेस भी है, मैंने वर्ड एक्सपेंसेस लिखा है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक बहुत सारे किस्म के खर्चे भी हैं हमारे, बहुत सारे किस्म के हमारे खर्चे हैं। अब देखिए, जैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे, सबसे पहली बात आती है यार, अपना आपको ये भी समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट बनाने के स्टेजेस क्या क्या हैं। देखिए प्रोडक्ट सबसे पहले ऑब्वियसली एक फिक्स सीक्वेंस है, पहले बनता है फिर बिकता है। प्रोडक्ट बनता कहाँ है? बनता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के भी खर्चे होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफिस में जाता है, इसकी मैं और चर्चा करूंगा अभी। देन भाई ऑफिस में आप समझिए अकाउंटेंट बैठता है, बिल वाला बैठता है, रिसेप्शनिस्ट, पेपर वाले काम ऑफिस में होते होंगे। उसके बाद बेचने वाली भी जगह होती है, बेचने में भी एम्प्लॉय रखे हुए हैं, सैलरी है, सेल्समैन कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, बहुत कुछ है। तो सीधी सी बात है सर, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक खर्चे ही खर्चे हैं। तो सिंपल 3 कैटेगरीज बन गई, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और तीसरा एक्सपेंसेस। अब मैं फर्दर इस चीज को फर्दर, मैंने कहा था कि मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को लिंक करूंगा, और लिंक करने से आपको एक और अच्छी जजमेंट, आपको कंक्लूजन मिल जाएगी। देखिए हर खर्चा फर्दर 2 टाइप का हो सकता है। मटेरियल कैन बी फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था सनमाइका का, पोडियम में वो शीट लगाने वाला। इनडायरेक्ट मटेरियल में मैं लिख देता हूं जो अभी मैंने बोला, फेविकॉल। लेबर कॉस्ट की बात करूं सर, तो लेबर में जैसे फॉर एग्जांपल अगेन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मुझे इंजीनियर की जरूरत है, तो वह इंजीनियर को जो मैं पैसे दूंगा, आई कैन रिलेट कि ये इंजीनियर इस वाले प्रोडक्ट को बनाने में लगा हुआ है, सो ही इज डायरेक्ट लेबर। अब मान लीजिए समवन लाइक पियून है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई कारपेंटर है फर्नीचर की दुकान में, सर तो वो तो कॉमन है ना, तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो गया। हर चीज में डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। लेबर में भी मैं लिख देता हूं कि वी हैव डायरेक्ट लेबर ऑल्सो एंड वी हैव इनडायरेक्ट लेबर ऑल्सो। साथ में देखिए, इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस में भी 2 फर्दर कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। एक्सपेंसेस कैन ऑल्सो बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बहुत ज्यादा अभी इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस एक तरीके से वो डायरेक्ट कॉस्ट जो मेरे प्रोडक्ट को बनाने में सीधे तौर पर लग रही है, बट लेकिन इट इज अदर देन मटेरियल एंड लेबर। यही बुक की डेफिनेशन है। डायरेक्ट एक्सपेंस की एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है आपको पता लग गया। डायरेक्ट कॉस्ट
अदर देन मटेरियल एंड लेबर। डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट खर्चा है, लेकिन ये मटेरियल और लेबर नहीं है। इसका मैं आपको कोई बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे एग्जांपल दूं, जैसे प्रोडक्ट जो है वो किसी और की टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाता है, तो हमारे देश में कंसेप्ट चलता है पेटेंट और रॉयल्टी का। तो लेट्स से मैं किसी और की टेक्नोलॉजी को यूज करके, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्ट बना रहा हूं सर, तो अकॉर्डिंग टू लीगल मुझे हर प्रोडक्ट के ऊपर रॉयल्टी देनी पड़ेगी। बिना रॉयल्टी दिए वो प्रोडक्ट बन नहीं सकता, इट विल बी कंसिडर्ड इलीगल। सो इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट। हर प्रोडक्ट का अलग अलग एक पेटेंट एग्रीमेंट होता है, लेकिन ऑब्वियसली क्या रॉयल्टी को आप डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल बोलेंगे? नहीं। क्या आप रॉयल्टी को लेबर बोलेंगे? नहीं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस एक तरीके से आपका बचा कुचा हेड है। डायरेक्ट कैटेगरी में डायरेक्ट एक्सपेंस बचा कुचा हेड है आपका। जैसे कि मैं कई बार बताता हूं, हमारे इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज जैसे रेजिडुअरी हेड है। सरकार को कोई हेड नहीं मिलता तो इनकम को उठा के अदर सोर्सेज में चार्ज कर देती है। ऐसे ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है आपको पता लग गया। कॉमन कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब सर जितनी भी डायरेक्ट आइटम्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के या तो आप सिंपली डायरेक्ट कॉस्ट कह लीजिए या फिर आप प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। एंड प्राइम कॉस्ट इज मोर पॉपुलर वर्ड सर, ठीक है। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के या तो हम सिंपली इनडायरेक्ट कॉस्ट कहें। अब मैं टेक्निकल नाम दे रहा हूं, आगे से उसी को यूज करना है, वो नाम है ओवरहेड्स। शुरुआत में मैंने नाम नहीं बताया, नहीं तो बच्चे से रट लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ओवरहेड्स। ये अच्छे अच्छे बच्चों के ओवरहेड हो जाता है, अच्छे से समझो। ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट, आगे से जब भी इनडायरेक्ट कॉस्ट सुनो ओवरहेड्स का नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। मेरे पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको बताता हूं। पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरहेड्स? इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, लास्ट था ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर इसका आंसर है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। बात समझ में आई? मैं अब कई बार क्लास के दौरान पूछता रहूंगा, हाँ जी इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ओवरहेड्स के कुछ मैंने अपने नाम रखे हुए हैं, बिजली पानी वाले खर्चे, ठीक है। इसको हम एक और नाम से कई बार बुलाते हैं ऊपरी खर्चे, मैं इन्हें कहता हूं। आप सोच के देखिए, ये हमारे बिजनेस के ऊपरी खर्चे ही तो है। ये हमारे बिजनेस के ऊपरी खर्चे हैं। हमारा मेन काम, हमारे प्रोडक्ट का ढांचा तो मटेरियल और लेबर से बन जाता है। हमारे प्रोडक्ट का ढांचा मटेरियल और लेबर से भी बन जाता है, लेकिन ऊपरी खर्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, ये हमारे काम को सपोर्ट करते हैं। मैं इनको सपोर्टिंग एक्सपेंसेस भी बोलूंगा। ओवरहेड्स को देखिए हर तरीके से, हर भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। सपोर्टिंग एक्सपेंसेस, ऊपरी खर्चे, किसी को हिंदी में लिखना हो लिखिए, ऊपरी खर्चे हो गया। इसके बाद जो मैंने बोला बिजली पानी वाले खर्चे हो गया। ये सब चीजें जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे हमारा कॉस्ट शीट में आपको काम आएगा। तो अब कॉस्ट शीट की स्टार्टिंग करूंगा किससे? डायरेक्ट कॉस्ट से। और एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला खर्चा कौन सा है? मटेरियल। सर हर काम की शुरुआत मटेरियल से ही होती है। हर काम की शुरुआत मटेरियल से ही होती है। सो जैसे घर बना रहे हैं तो घर बनाने की शुरुआत जो है, घर में सबसे पहले क्या लगता है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, ये सब चीजें जो है वो आपका घर बनाने में लगेंगी, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें हम किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट शीट बनाना। अब हम आपकी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में वापस आ जाइए।
चलिए दोस्तों, मैं अपने कॉस्ट शीट पे वापस आ रहा हूँ। इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसके बहुत सारी बातें मैंने आपको समझा दी, इसमें नोट्स आपको समझा दिए, और भी वक्त आने पे और सारी बातें हमें करनी है। चलिए मेरे को यार ये बताओ कि क्या कहते हैं, सबसे पहले आप कॉस्ट शीट की शुरुआत कहाँ से करोगे? इतना समझाया आपको। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट में भी मटेरियल। सर तो सबसे पहला आइटम जो है वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। सबसे पहला आइटम क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, मैं यहां पर आपको एक बात समझाना चाहूंगा। मटेरियल क्या है? मटेरियल एक सामान है। मटेरियल एक सामान है जिसको हमें एक तरीके से यूज करना है अपने फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। याद रखना, मटेरियल बेचने का काम हमारा कभी भी नहीं है। मटेरियल को हमें यूज करना है अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मैं एरो देके यहां पर लिख रहा हूं कि मटेरियल इज टू बी कंज्यूम्ड। मटेरियल इज टू बी कंज्यूम्ड। तो यहां पे मेरे को डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट निकालना होगा। मटेरियल इज टू बी कंज्यूम्ड, ये वाली बात आप समझे। चलिए अब इसमें सर आपको एक बात बता दूं, ऐसे ही मैंने एक जगह पढ़ा था, मैं कॉस्ट शीट स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, कॉस्ट शीट में जितनी भी आइटम्स आती हैं वो एक टाइप की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू कॉस्ट है। मैं ऐसे लिखूंगा, ऑल आइटम्स इन अ कॉस्ट शीट, ऑल आइटम्स इन अ कॉस्ट शीट आर रिवेन्यू नेचर आइटम्स। आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ रखा है, कुछ आइटम्स कैपिटल नेचर की होती हैं, कुछ आइटम्स रिवेन्यू नेचर की होती हैं। तो जितनी भी कॉस्ट शीट में आइटम्स आ रही हैं वो रिवेन्यू नेचर आइटम्स हैं। इसके लिए मैं एक बात आपको बताऊंगा, जैसे आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन खरीदी, आजकल तो वैसे भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का जमाना है, मशीन से ही काम होता है। मशीन मैंने खरीदी 5 लाख की, तो वो 5 लाख उठा के सीधा कॉस्ट शीट में नहीं लिखना, क्योंकि मशीन खरीदने की कॉस्ट तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई। मशीन से जुड़ा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डेप्रीसिएशन। जब भी एक फिक्स्ड असेट की बात हो तो उस फिक्स्ड असेट की टोटल कॉस्ट को कभी भी कॉस्ट शीट में मत लिखना, उस असेट की डेप्रीसिएशन को हमें कॉस्ट शीट में लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकता हूं, 5 लाख की मशीन खरीदी तो क्या 5 लाख एक ही बार में एक ही कस्टमर से निकालोगे? नहीं, उसको उसकी लाइफ के दौरान बांट दो ना। तो भाई मशीन की कॉस्ट को लाइफ के दौरान बांट देने को ही तो डेप्रीसिएशन कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब डायरेक्ट मटेरियल क्या निकालना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। कंज्यूम मतलब यूज कितना किया, कैसे निकाले? एक मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरे पास 1000 ईंटें पहले से थी, 10,000 ईंटें और खरीद ली, फाइन, उसमें से 11,000 हो गई, उसमें से 2,000 ईंटें रह गई, तो मैंने कितनी यूज कर ली? 9,000 ना। तो सर सिंपल सी बात है, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग मटेरियल। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, समझ में आ रहा है? सर ये तो सीओजीएस का फॉर्मूला था। हाँ यार बिल्कुल ठीक, लेकिन सीओजीएस के टाइम पे तुम फिनिश गुड्स की बात कर रहे थे, वहां पर तुम ट्रेडिंग इंडस्ट्री थे, इतने गुड्स हैं, इतने और खरीदे, उसमें से इतने रह गए तो बाकी बेच दिए। इसमें इतने मटेरियल पहले से है, इतना और खरीदा, उसमें से इतना बच गया, क्लोजिंग मटेरियल को आप क्या बोलेंगे? अनसोल्ड नहीं, अनयूज्ड। इतना था, इतना और खरीदा, उसमें से इतना यूज नहीं हुआ तो बाकी का यूज हो गया। लेकिन इसमें से अभी और कुछ चीजें हैं सर, प्लस कर रहा हूं परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे आपने खरीदारी करी तो उससे जुड़े भी कुछ खर्चे होते हैं, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्या खर्चे होते हैं? जैसे कि जब सामान खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने 50 किलोमीटर दूर से सामान खरीदा है, तो यार मैं उस सामान को खरीद के अपनी पीठ पे थोड़ी लेकर आऊंगा, मैंने उसके लिए टेम्पो करा होगा, ठीक है, तो उसका किराया, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, कैरेज, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सब आपने सुना हुआ है। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कैरेज इनवर्ड्स वर्ड आता है, बच्चों को इनवर्ड्स आउटवर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। सर इनवर्ड्स मतलब आना, ठीक है, ऑक्ट्रॉय, ये सब चीजें जो है वो हमारी परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस में आएंगी। आप ये सोचेंगे सर हम तो बचपन में इनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते थे, अब इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस ना कहिए, आप इसको परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस कहिए।
फाइन, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अब हमारे लिए कुछ और है। इसको तो परचेज से जुड़े खर्चों को यहां ऐड करना है। एक और एक्सप्लेनेशन, सर ये मैं नहीं कह रहा कि परचेज से जुड़े खर्चों को आप यहां ऐड करिए। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, क्या है भाई, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हमारा वो भी ये कहता है कि जब आप कोई इन्वेंट्री खरीदते हैं तो इन्वेंट्री को अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए, इन्वेंट्री को अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए जो आपने खर्चे करे हैं वो उसमें ऐड कर देने चाहिए। कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, वो भी हमारा ऐड हो जाता है इन्वेंट्री की कॉस्ट में। तो इसी हिसाब से मैंने परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आपको समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये सब कुछ करने के बाद दोस्तों ये सारे आइटम्स आप डिटेल्स में लिखते चलिए, और ये सारा अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में आपका यहां पर आ जाएगा। और साथ में हमारा कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम भी चल रहा है, साथ में हमारा कॉस्ट पर यूनिट वाला भी कॉलम चल रहा है। आप ध्यान रखिएगा, तो हाथ के हाथ मटेरियल कॉस्ट निकाली और उसको पर यूनिट भी हम लोग यहां पर कर देंगे। चलिए, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल वाला हो गया। अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद भाई मेरे को बताओ, डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट सबसे बड़ी कॉस्ट हमारी क्या लगती है? अभी बात हुई थी, अगेन घर की ही बात करूं, मटेरियल लगाया, मटेरियल लगाने के बाद सबसे बड़ी कॉस्ट होती है सर लेबर। मैं अपने कारपेंटर को पैसा दूंगा, मैं अपने फर्श वाले को पैसा दूंगा, ये सब चीजें जो है वो मेरी यहां पर आ जाएंगी। आई होप आपको बात क्लियर है। तो अब मैं सेकंड आइटम डायरेक्ट मटेरियल के नीचे सेकंड आइटम जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिखिए, सेकंड आइटम इज योर डायरेक्ट लेबर। कंटिन्यूटी में शीट चल रही है, हमारे डायरेक्ट मटेरियल के नीचे नेक्स्ट आइटम क्या आ गया? डायरेक्ट लेबर आ गया। ठीक है जी, डायरेक्ट लेबर आ गया। अब डायरेक्ट लेबर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा, इसके लिए ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं सीधा अपने आउटर कॉलम में टिक लगा रहा हूं। डायरेक्ट लेबर बस ये हो सकता है कि कभी कभी आपको डायरेक्ट वेजेस के नाम से या फिर प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया होगा। और सर अगेन इट्स अ समरी, ये मटेरियल, ये लेबर, ये हमारे अलग अलग चैप्टर भी हैं, ठीक है ना। एक बात मेरे को और बात आई कि लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 के अंडर कवर होती है, याद है ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मटेरियल जो है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, मैं भूल गया था लिखना, आप लोग लिख लीजिएगा। मटेरियल किस में आते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में। ये किस में आएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में आ रही है। ये हो गया भाई। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारी थर्ड कैटेगरी क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट में हमारी थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद होगा आपको बची कुची कैटेगरी। भाई एक बात और बता दूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कई बार चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी दिया होता है। किस नाम से? चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी दिया होगा। ये भी डायरेक्टली जनरली दिया होता है। बल्कि एक बात आप पूरी पढ़ाई के दौरान देखोगे और मैं कई बार रिपीट भी करूंगा कि डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा डायरेक्टली दी जाती है, क्वेश्चन में दी होती है। इन तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं, पहला आइटम डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा आइटम डायरेक्ट लेबर और तीसरा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं भाई बताओ यार, कई बार बात हो गई। इन तीनों को मिला के हम कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट में सर आपको फॉर्मेट और सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट ये भी यहाँ पर आ जाएगा। अब सर डायरेक्ट कॉस्ट की बात हो गई, अब किसकी बारी है? डायरेक्ट कॉस्ट के बाद अब बारी है इनडायरेक्ट कॉस्ट की। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं। लेकिन सर ओवरहेड्स के भी फर्दर बंटवारे हैं।
ओवरहेड्स के भी फर्दर बंटवारे हैं, और इसके लिए आपको मुझे वापस नोट्स में ले जाना पड़ेगा। नोट्स हम लोग लिख रहे थे, आपको याद होगा, उन नोट्स में आप वापस जाइए, मैं आपको वो कंटिन्यू करा रहा हूं। चलिए जी, सो यहां पे नोट्स हमारे चल रहे थे। नोट्स का सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट ही किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और उसके दो टाइप की कॉस्ट जो है वो हमने पढ़ी थी। एक तरीके से क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात हुई थी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के बारे में बात हुई थी। चलिए, सेकंड कॉस्ट हमारी हो गई, सेकंड नोट्स में हमारा सेकंड पॉइंट। अब मैं कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। क्या कर रहा हूं? क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स की बात करें सर, ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ना, ये मैं कर रहा हूं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं? फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज फंक्शनल? फंक्शन वर्ड की बात आती है तो वैसे तो दिमाग में आता है कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो रहा है, कोई पार्टी वगैरह हो रही है, ठीक है ना। तो सर यहां पर वो नहीं है। फंक्शंस का मतलब हमारे बिजनेस के जितने काम हैं, हमारे बिजनेस के जितने काम हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो जैसे कि आपने बिजनेस स्टडीज में एक वर्ड पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। सो जैसे हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस तरीके से ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम 3 स्टेजेस में होता है। इन 3 स्टेजेस को आप समझिए। अब मैं ढंग से समझा रहा हूं इसको। सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट कहां बनता है? प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में। प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में। तो सबसे पहले फैक्ट्री के खर्चे आ गए, उसको हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके बारे में आपको अभी और समझाया जाएगा। मैं अभी के लिए सिर्फ इतना बोल दूं, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई जब भी ओवरहेड्स की बात आ गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जरूर लिखना, जरूर बोलना, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कभी भी ओवरहेड्स नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हमेशा ओवरहेड्स कहे जाएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फॉर, फैक्ट्री में क्या होता है यार? फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है भाई, और क्या, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है। चलिए मैं आपको स्टेजेस समझा दूं। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में। उसके बाद हमारे बिजनेस में एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं अपना ऑफिस। और आपको मैं एक बात बता दूं, ऑफिस और फैक्ट्री हमेशा अलग अलग 2 जगह पर है। आपकी जानकारी में भी कोई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा बंदा हो, आपके रिलेटिव में कोई ना कोई होगा, उनकी दुकान या ऑफिस किसी और जगह पर होगी और उनकी फैक्ट्री कोई और जगह पर होगी। ज्यादातर ऐसा होता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, भाई सीधी सी बात है, ऑफिस कौन सी जगह है? ऑफिस वो जगह है जहां पर कस्टमर आके बैठता है, वहां पे एसी लगा होगा, बहुत सारी लाइटें लगी होंगी, कस्टमर आना है ना। लेकिन फैक्ट्री में सर आपको लगता है इतने मतलब वो होते हैं, तामझाम होते हैं? नहीं होते यार। फैक्ट्री में माल बनता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, दिल्ली में जैसे पुरानी दिल्ली चांदनी चौक का एरिया है, वहां पर जैसे एक रोड है दैट इज कॉल्ड नया बाजार, खारी बावली, सदर बाजार, आपने सुना होगा। तो नया बाजार है, नया बाजार में दाल चावल का काम होता है, होलसेल मार्केट है। अब वो दुकान है, ऑफिस है, वहां पे उनके मुनीम वनीम भी, अकाउंटिंग वगैरह भी वहीं होती है उनकी। इतनी पतली रोड है, वहां फैक्ट्री नहीं हो सकती। वहां पर दुकानें हैं जहां पर दाल और चावल की शीशियां रखी हैं, सैंपल के तौर पे लोग आते हैं, अपना दाल चावल देखते हैं और ऑर्डर दे देते हैं कि हमारे लिए जी 20 टन पैक कर दो। होलसेल मार्केट है। दाल बनती कहाँ है? दिल्ली में ये जो रोहिणी के से साइड में, करनाल से सीधी जो रोड जा रही है, जो सोनीपत पानीपत साइड जा रही है, तो यहां से लेके सोनीपत का एक शहर है राई, वहां तक लाइन से सारे गोदाम ही है। वो सारे दाल चावल के गोदाम है, वहां पे दाल चावल बनते हैं। आप समझ में आई? हमेशा ऑफिस अलग जगह है और फैक्ट्री अलग जगह है। जैसे कि मेरे भी कई एग्जांपल्स हैं। आई हैव अ फ्रेंड जिसकी दिल्ली के चांदनी चौक में बड़ी मशहूर मार्केट है, भागीरथ पैलेस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। वहां पर उसकी वायर्स एंड केबल्स बनाने का काम है, वहां पर उसकी वायर्स एंड केबल्स बिकती हैं। उसकी दुकान है, उसका ऑफिस है, उसकी फैक्ट्री दिल्ली का एक जगह है,
झिलमिल आपने शायद सुना होगा, वहां पर उसकी फैक्ट्री है। चलिए ये बात समझ में आई। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप लोग जब एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फैक्ट्री में जाते हो क्या? नहीं जी, आप तो रिटेल शॉप से खरीदते हो। आपको सिस्टम पता है, होलसेलर रिटेलर, पहले मैन्युफैक्चरर बनाता होगा, फिर अपने होलसेलर को देता होगा, होलसेलर उसे रिटेलर को देता होगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम जो है वो चलता है। अच्छा, अब तो फैक्ट्री के बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अब एक्चुअली हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर दी है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रोडक्शन बेस्ड। भाई पहली बात तो ना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़े से कागजी काम, मतलब क्लैरिकल नेचर के, गिनती वाले काम। तो ये प्रोडक्शन से ही जुड़े हैं, ये जो एडमिन ओवरहेड्स हैं ये प्रोडक्शन से ही जुड़े हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आप फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ साथ रिलेट करके देखिए। अभी हम फैक्ट्री में ही हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, एक तरीके से 4 पॉइंट्स बनने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो मेरे आएंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। अब मैं आया अपने ऑफिस वाले प्रेमिसेस पर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सर तो ये वो खर्चे हैं जो ऑफिस में, क्या इसमें अकाउंटेंट कहाँ बैठता होगा? ऑफिस में ना, फैक्ट्री में थोड़ी। तो ऊपर दाल बन रही है, नीचे टैली लेके जो है वो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, पता लगे सारी दाल जो है मेरे लैपटॉप में गिर रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऑफिस में खर्चे ज्यादा, लाइटिंग ताम झाम ये सब ऑफिस में होता है। और इसके अलावा हम एक फोर्थ कैटेगरी और बना लेते हैं, इस फोर्थ कैटेगरी को मैं बोल लेता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने और कस्टमर तक सामान पहुंचाने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई चाहे तो सेलिंग ओवरहेड्स अलग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग अलग भी कर सकता है, मैंने एक साथ लिख दी। मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्टेजेस बना रखी हैं कि पहले सारा काम फैक्ट्री में होता है, फिर वो ऑफिस में जाता है और अल्टीमेटली वो बिकने के लिए जाता है। तो ये हमारी पूरी कैटेगराइजेशन थी कहीं ना कहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स और लास्ट में मैंने लिखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हर किसी के अपने अपने काम है। अब मैं अपनी कॉस्ट शीट में वापस जा रहा हूं, और हम इसको दोबारा से डिटेल में देखते हैं। चलिए, सो प्राइम कॉस्ट के बाद दोस्तों मेरा फोर्थ पॉइंट आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। ध्यान से देखिएगा भाई, देखिए मैंने अभी आपको कोई फैक्ट्री ओवरहेड्स के ज्यादा एग्जाम्पल या कोई लिस्ट नहीं लिखवाई। सर कोई फिक्स लिस्ट है ही नहीं, इसमें पता नहीं कितने आइटम्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको मतलब लिखवा दिया इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री में लगते हैं प्रोडक्शन के काम के लिए। मैं कई बार एक सिंपल भाषा में एक और कहता हूं ताकि बच्चों को बात याद हो जाए, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री इन फैक्ट्री। ठीक है जी, फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे होते हैं? होते तो बहुत सारे हैं सर, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल चीजें है ना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी लिखा मिले इनडायरेक्ट मटेरियल या फिर इनडायरेक्ट लेबर या फिर इनडायरेक्ट खर्चे, भाई आपको मैं अभी से एक बात बता दूं, कभी भी आपको लिखे इनडायरेक्ट मटेरियल लिख रहा है, या तो वो मेरा क्वेश्चन मेरे को बताए कि वो मटेरियल कहाँ यूज हो रहा है, फैक्ट्री में यूज हो रहा है, ऑफिस में यूज हो रहा है, सेलिंग के लिए मटेरियल लग रहा है, जैसे ऑफिस के लिए स्टेशनरी टाइप आइटम्स हो गए। या तो वो बताएगा तो मैं उस हिसाब से डील करूंगा, और वो नहीं बताएगा तो इनडायरेक्ट मटेरियल में लवारिस आइटम को ना मैं हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स गिनूंगा। हमारे कॉस्टिंग में आप देखेंगे कि अगर सिर्फ ओवरहेड्स भी लिखते हैं ना तो हम जनरली उन ओवरहेड्स को फैक्ट्री ओवरहेड्स मान के चलते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, सो ये हो गया। नेक्स्ट सर एक बात बता दूं, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी से जुड़े जितने खर्चे आप देखो
वो आप सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखना। सर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ इंस्टॉल्ड है, क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, वो फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड है, तो उसका जितना भी खर्चा है वो हमेशा फैक्ट्री में ही दिखाया जाएगा। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं। एक मैं और आइटम लिख रहा हूं, पावर। पावर पावर नॉर्मल बिजली को पावर नहीं कहते भाई, पावर इज एक्स्ट्रा पावर। जैसे पावर प्लग्स पे मशीन चलती है, आपके घर में भी जो एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह होगा वो पावर प्लग्स पे चलता है, तो पावर इज द एनर्जी विच रन्स द मशीन। अगेन मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स। बाकी मैं एक बात बता दूं, कुछ भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में लिखा है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, किसी चीज के आगे भी फैक्ट्री वर्ड लिखा है तो फिर तो यार चिंता की बात ही नहीं है, उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिख देना। और सब कुछ इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, क्वेश्चन पे भी बहुत डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस हमें बहुत करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में, तभी ये काम चलेगा। अब सर फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने लिख दिया, प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाए, क्यूमुलेटिव शीट चल रही है, प्राइम कॉस्ट आया था, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाए, इसको आप बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसको आप क्या बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलना है आपने इसको, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी, अभी ग्रॉस है, याद रखिएगा अभी ग्रॉस है। अच्छा बीच में मेरे को एक पॉइंट और दिमाग में आया, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक बार इस बात को नोट्स में और लिखिएगा, इस बात को आपको नोट्स में एक बार दोबारा से लिखना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग बैक टू माय नोट्स, और उसमें पॉइंट अब मैं दोबारा से लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं स्टार मार्क करके, इस पॉइंट पे मैं पर्टिकुलर स्टार मार्क कर रहा हूं। देखिए नोट्स में लिखिएगा आप लोग इसको। पहली बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट एक बात है? क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट एक बात है? नहीं सर। कॉस्ट शीट देख लो अपनी, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आया है वो फैक्ट्री कॉस्ट है। सो फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। कई बच्चे ये शब्द मिला देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स की जगह फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट की जगह फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल रहे हैं, गलती हो सकती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट दो अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और स्टार मार्क करके नोट्स में ही, मटेरियल के अलावा हमारे बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, हमारे खर्चे हैं क्या, हमारी लेबर है, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा खासतौर पे लेबर कॉस्ट है और हमारे ओवरहेड्स है, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी कहीं ना कहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट लेबर लिख देता हूं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स, इसको सर कुल मिला के हम लोग कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। आप बात समझे, क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। मैं सिंपल कहता हूं, मटेरियल तो बाजार से बना बनाया खरीदा जाता है, उसके बाद आप जितने भी खर्चे करते हैं वो अपने मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए ही तो करते हैं। तो उसे हम समझ के हर वर्ड को पढ़ोगे तो याद हो जाएगा वर्ड कन्वर्जन कॉस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो कई बार एमसीक्यू में भी आ गया है, ऑल द, सिंपल बोलूंगा, ऑल द कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल इज कन्वर्जन कॉस्ट। बात ठीक है जी। चलिए मैं अपनी कॉस्ट शीट में वापस जा रहा हूं। सो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे मैं था, आप अपनी टेबल को ही कंटिन्यू करेंगे। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे मैं था, इसके बाद अब सर ये ग्रॉस है और इतिहास गवाह है कि ग्रॉस में से कोई एडजस्टमेंट करके नेट आता है। इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करेंगे, पूरा वर्ड लिख रहा हूं मैं, चलो पहली बार लिख रहे हैं तो पूरा लिख देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। आपने नाम सुना होगा। देखिए अब आपकी पढ़ाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक तीन टाइप का हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। आपको बात समझ में आई? सो क्लोजिंग, ओपनिंग WIP प्लस करना है, क्लोजिंग WIP लेस करना है। कई बातें हैं बोलने वाली। एक बात आपको दिख रही होगी, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस हो रहा है।
ओपनिंग मटेरियल ऐड हुआ था, क्लोजिंग मटेरियल लेस हुआ था, ऐसे ही यहाँ आपको स्टेजेस याद रखनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली दिस शीट, दिस फॉर्मेट, आपको इसको याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट कहां होती है? सर वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर होती है। वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स की कैटेगरी के अंडर होती है। अगर आप ये दिमाग में आता सर ये क्यू प्लस माइनस क्यू, मैं हर चीज की एक्सप्लेनेशन है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यानी पहले से अधूरा काम पड़ा है, पिछली बार शुरू हुआ था शायद पिछले साल, इस साल ओपनिंग में है, तो अभी इस पे और काम करना है, और खर्चा करना है, तो क्योंकि और खर्चा करना है तो एक्रूअल सिस्टम पे ऐड कर दिया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इस साल जितना बनना था बन गया, अब अगले साल कंप्लीट होगा, तो इस साल वाला जो अमाउंट है वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेस कर दिया, ऑटोमेटिकली अपने अगले साल ओपनिंग बन जाएगा तो ऐड हो जाएगा। ये करने के बाद यू कैन सिंपली कॉल इट एज फैक्ट्री कॉस्ट, और आपका मन करे तो आप इसमें नेट भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली मैं अगर एग्जामिनर की क्वेश्चंस की बुक की भाषा बोलूं तो फैक्ट्री कॉस्ट ही लिखा जाता है। और आपको फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड कभी बोला जाए सो प्लीज ट्रीट दैट एज नेट, नेवर ट्रीट फैक्ट्री कॉस्ट एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना? क्योंकि कई बार आगे के जैसे फॉर एग्जांपल आगे और ओवरहेड्स आएंगे तो वो बोले फैक्ट्री कॉस्ट का 20% करना है, तो ये वाली फैक्ट्री कॉस्ट का 20% करना है, इस वाली का कभी नहीं करना। इसके बाद सर अब हमारे सीए इंटर के न्यू सिलेबस में काफी सारी नई कैटेगरीज जो है वो ऐड कर दी गई है, काफी सारी नई कैटेगरीज ऐड कर दी गई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो हमारी ओल्ड सिलेबस वाली कॉस्ट शीट थी उसमें ये सब चीजें नहीं थी, ये कंपैरेटिवली नई आई हैं। तो अब हम इन नई आइटम्स हमारी क्या क्या है इनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, सो नए आइटम्स हम कवर कर लेते हैं। नए आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अब हमारे इंस्टीट्यूट ने ये कैटेगरी क्रिएट कर दी है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिख दिया गया प्रोडक्शन रिलेटेड। आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा सो आपको दिख जाएगा कि अलग से प्रोडक्शन रिलेटेड लिखा हुआ है या कोई ना कोई एक इंडिकेशन दी हुई है कि ये वाले एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड है। क्योंकि आपको याद होगा कि कंफ्यूजन ये है कि एक एडमिन ओवरहेड्स हमारे पास ऑफिस वाले भी हैं, तो प्रोडक्शन वाले लेने हैं या ऑफिस वाले लेने हैं, डोंट वरी, आपको क्वेश्चन में एक इंडिकेशन जरूर होगा, सिखाऊंगा आपको। नहीं हो सर यू कैन टेक एन एजम्पशन कि ये क्या लेना है। सच में इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस हैं जहां पे इन्होंने इसको दोनों तरीके से शो किया हुआ है, एडमिन को प्रोडक्शन वाले मानकर भी क्वेश्चन किया है और ऑफिस वाले मानकर भी क्वेश्चन किया है, ठीक है जी। लेकिन हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमें ये समझ में आए कि इंस्टीट्यूट जनरली करता क्या है, ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड एक तरीके से क्लैरिकल काम है, क्लैरिकल खर्चे हैं जो हमारे प्रोडक्शन से, जो हमारे फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमने एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड कर लिए। मैंने आपको बताया ये क्लैरिकल खर्चे हैं, जैसे कई बार फिनिश गुड्स बने तो गुड्स की काउंटिंग हो रही है, तो एक तरीके से क्लैरिकल काम ही है ना, कोई बहुत लेबर वाला काम तो है नहीं, क्लैरिकल काम है। तो अब ये कैटेगरी भी जोड़ दी गई है और सही जोड़ी गई है, बिल्कुल लॉजिकल है। प्रोडक्शन से जुड़े जो क्लैरिकल काम है, कुछ प्रोडक्शन से जुड़े कुछ वाउचर बनाने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की काउंटिंग करनी है, तो वो सब कहीं ना कहीं इसके अंडर आ सकता है। अगली बात प्रोडक्शन से जुड़ा है। नेक्स्ट बेसिकली अब आने वाली जितनी आइटम्स हैं वो कहीं ना कहीं वो ऐसे खर्चे हैं जो हमारी फैक्ट्री के अंदर ही होते हैं, प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। जैसे कि एक आ रही है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, भाई मैं आप लोगों को सजेस्ट ये भी करूंगा, मैं कभी भी ऐसे नहीं कहता कि बच्चा मेरे पे ब्लाइंड फेथ करे, मैं जो करा रहा हूँ ट्रस्ट जरूर करना है, लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी भी पढ़ाई करिए, आप घर जाके स्टडी मॉड्यूल में अपना इस फॉर्मेट वगैरह को देख सकते हैं, साथ साथ चलिए ना दोनों चीजों को। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, अब इसमें मैं मार्क कर रहा हूं प्राइमरी वर्ड। एक पैकिंग दोस्तों सेकेंडरी पैकिंग भी होती है,
इसके बारे में और बात करेंगे, या बल्कि मैं स्टार मार्क करके अलग से, आप प्लीज अलग से इसे कहीं लिख लीजिए, मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं कि जो हमारी सेकेंडरी पैकिंग होती है, मैं बताऊंगा भी कि सेकेंडरी पैकिंग है क्या। बेसिकली जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है वो हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट है। जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है वो क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। दोबारा बोल दूं, जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। सर आपको मैं बात समझाऊं, जैसे कि जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट बनाने का काम है, जब एक चीज बनकर हाथ के हाथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही उसको एक किसी चीज में डाल दे, जैसे टूथपेस्ट बनता है तो हाथ के हाथ उसे ट्यूब में डाल दिया जाता होगा, ठीक है जी। ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री में बना और हाथ में ही पेस्ट को उठा के अगले डिपार्टमेंट में लेके जाते होंगे, तो वो ट्यूब जो है वो प्राइमरी पैकिंग के दायरे में आ गई। बाद में जब वो बेचा जाता है तो कस्टमर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए या कस्टमर्स के कंफर्ट के लिए उसको एक बाहर एक डब्बे में डाला जाता है, उसको मैं कहूंगा सेकेंडरी पैकिंग। आप बात समझे, पैकिंग दो टाइप की हुई, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे इसका अलग से हेड है। सेकेंडरी पैकिंग कहां जाएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सर मैंने आपको एक सिंपल बात बता दी, ये सारे खर्चे प्रोडक्शन से जुड़े हैं। जैसे आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग होती है, तो जो रिसर्च होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सब खर्चे यहां पर आ रहे हैं। फाइन। अगला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, सर पहले भी बात हुई थी कि क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है एक फैक्ट्री में, ठीक है। तो जब एक फिनिश गुड्स बनते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन वगैरह होती है, जाहिर सी बात है इंस्पेक्शन के लिए भी एक अलग से टीम होगी, उनकी सैलरी होगी और खर्चे किए जाते होंगे, तो वो सब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा। ये सब कुछ प्रोडक्शन बेस्ड है। अब एक आइटम बता दूं जो नेगेटिव में है, वो आ रही है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रिकवरीज। अब इंस्टीट्यूट ने इसके आगे एक वर्ड भी लिख दिया है रिकवरीज। सर इस पॉइंट को समझिए, ये सेल ऑफ स्क्रैप पहले जब ओल्ड सिलेबस था तो इसको डायरेक्ट मटेरियल में से लेस किया जाता था, अब इसको इंस्टीट्यूट ने यहां कर दिया है, तो जो वो कहेगा हम वो करेंगे, ठीक है जी। अब सेल ऑफ स्क्रैप बता दूं, जैसे कई बार क्या होता है जब सामान बना रहे होते हैं तो सामान बनाते समय कुछ बीच में कुछ सामान छोटा मोटा पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ, टूट फूट हो गया। स्क्रैप वर्ड आपने सुना है ना, कबाड़। तो हमने क्या कर रखा है, अब इसके लिए हमने कबाड़ी भी ढूंढ रखा है जिसको हम अपना स्क्रैप बेच देते हैं। कई बार ऐसे भी होता है मटेरियल ला रहे हैं दूसरी जगह से, दूसरे शहर से ला रहे हैं, रास्ते में कुछ टूट फूट हो गई, अब वो डिफेक्टिव सामान, वो स्क्रैप को आप फर्दर यूज तो कर नहीं सकते। यूज इसलिए नहीं कर सकते भाई, क्वालिटी तो मेंटेन करनी है, लेकिन आप उसे कबाड़ी को तो बेच सकते हैं, और कबाड़ी को बेचेंगे तो कुछ तो आएगा। अब कॉस्ट इंकर करते करते बीच में अगर कुछ वापस रिकवरी हो जाए तो यार ये तो खुशी की बात है। लेस क्यों कर रहे हैं, सर खर्चा कर रहे हो उसमें से कुछ वापस आ रहा है तो खर्चे में से लेस नहीं करोगे। 50,000 के खर्चे में से 2,000 की कुछ वापस आ गया पैसा, तो नेट कॉस्ट 48,000 नहीं कह सकते, ये वही हो रहा है। ये सेल ऑफ स्क्रैप लेस करने के बाद ध्यान रखो दोस्तों, मैं दोबारा दिखा दूं, फैक्ट्री कॉस्ट पे थे, एडमिन ओवरहेड्स ऐड किया, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप लेस किया, यहां पर आए। ये सब कुछ करने के बाद आपकी कैटेगरी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपका प्रोडक्ट एक तरीके से बनकर तैयार हुआ है, बात समझ में आई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं अपनी भाषा में कहूंगा कि अब मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब गुड्स बनकर तैयार हो गए तो एक काम करो, जो गुड्स पहले के बने बनाए पड़े हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स, उसको ऐड कर दो, ठीक है ना। हर किसी की स्टेज है, आप समझिए। मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग कब प्लस माइनस होता है, डायरेक्ट मटेरियल में। WIP कब होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फिनिश गुड्स का कब हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जस्ट नीचे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट भाई सीक्वेंशियल है यार, इसमें भी कोई बहुत इलॉजिकल रटने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे गुड्स बनकर तैयार हुए, इनमें जो गुड्स पहले के बने बनाए पड़े हैं वो मैं ऐड कर रहा हूं। एक कैटेगरी और लिखी जा सकती है,
अब इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर समझिए, ये गुड्स बने, इतने गुड्स पहले के बने बनाए पड़े हैं, तो इतने गुड्स बेचने के लिए अवेलेबल हो गए ना। जो गुड्स बनाए हैं वही बेचने के लिए बनाए हैं, और जो पहले के पड़े हैं वो भी बेचने के लिए पड़े। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या होते हैं? एक तरीके से अनसोल्ड गुड्स, वो गुड्स जो नहीं बिक पाए। तो जो गुड्स नहीं बिक पाए अगर आप ये लेस करेंगे तो क्या आएगा बताइए सर, ये तो आपसे जानना है मुझे। अगर जो गुड्स नहीं बिक पाए माइनस कर दोगे तो वो आएगा ना जो गुड्स बिक पाए, दैट मीन्स COGS। यहां पर हमारा COGS आता है। ये सीक्वेंस को देखिए पूरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स COGS। सर मैं अब आपको एक बात बता दूं, जैसे हमारी ये एडमिन ओवरहेड्स की कंफ्यूजन चल रही थी कि इसको प्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में माने या ना माने। बच्चे सोचते हैं सर इस बात से फर्क पड़ता है, ऐड तो होना ही है। फर्क पड़ता है यार। एडमिन ओवरहेड्स को अगर तुम प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं मान रहे तो यानी वो एडमिन ओवरहेड्स हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल नहीं हो रहे। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात मैं आपको लिखवाऊंगा, इस बात को हम डिटेल में एक्सप्लेन भले ही बाद में करेंगे। एक बात मैं आपको लिखवाऊंगा, आप लिखिए अगेन स्टार मार्क करके, स्टॉक, स्टॉक, और वो भी मैं मेनली बात कर रहा हूं फिनिश गुड्स की, इज टू बी प्रपोर्शनेटली कैलकुलेटेड। कॉस्टिंग में हमें फिनिश गुड्स का जो स्टॉक होता है ये कैलकुलेट करना पड़ता है। इज टू बी कैलकुलेटेड प्रपोर्शनेटली, प्रपोर्शनेटली कैलकुलेटेड। और मैं ये भी लिख रहा हूं ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोबारा लाइन को पढ़ रहा हूं मैं, फिनिश गुड्स का स्टॉक इज टू बी प्रपोर्शनेटली कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर आप समझिए ना, एडमिन ओवरहेड्स अगर मान लो प्रोडक्शन रिलेटेड तुमने क्वेश्चन में नहीं माने तो COP तुम्हारा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, और COP पे ही तुम्हारा स्टॉक डिपेंड करता है। तो सर स्टॉक की कैलकुलेशन में उसका एक क्या कहते हैं, एक इंपैक्ट पड़ जाएगा। आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ आप स्टार मार्क करके इसको नोट कर लीजिए कि स्टॉक की कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे होती है। अब पता है ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक जनरली गिवन होते हैं ट्रायल बैलेंस में या एडजस्टमेंट में, कॉस्टिंग में निकालने पड़ते हैं। ये सारी बातें काम आएंगी। इसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी शीट से हम लोग हैं COGS पे। COGS पे हम लोग हैं। COGS का मतलब शुरू में बताया था कि मेरे गुड्स बेचने को तैयार हैं, मेरे गुड्स अब बेचने को तैयार हैं। COGS में बेचने को तैयार है तो बेचने वाले खर्चे ऐड कर देते हैं। अब क्या कहते हैं सर, अच्छा एक सेकेंड, बेचने को तैयार है ठीक है, एक तो अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट अब आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कौन से वाले, ऑफिस वाले, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस वाले ओवरहेड्स को हम कई बार जनरल ओवरहेड्स भी कह देते हैं। कभी कुछ जनरल ओवरहेड्स मिसलेनियस मिले ना तो हमेशा उनको ऑफिस वाले में ले लेना। और पता है मैंने ऐसा भी जनरली देखा है, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस की बात करें या बाकी क्वेश्चंस की बात करें, अगर मेरे क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन नहीं है कि मेरे एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड है तो इंस्टीट्यूट ज्यादातर उसे ऑफिस वाला ही मानता है। लेकिन जितनी भी ये चीजें मानी जा रही है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेफ साइड रहते हुए आप एक नोट नीचे लिख कर आए कि आप इन्हें ये मान रहे हैं। बात समझ भाई? ऑफिस वाले खर्चे, सर ऑफिस वाले खर्चों में क्या क्या आएगा, लिस्ट बनाते हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग क्या फैक्ट्री में नहीं लगते? मैंने बिल्कुल लगते हैं यार, लेकिन ज्यादातर ज्यादा चकाचौंध कहां होती है, ऑफिस में होती है। मैं अपनी भाषा में कहता हूं ऑफिस में ज्यादा लाइट पानी सब होता है, एसी होता है। क्यों? वहां पे कस्टमर को पटाना है, प्रोडक्ट खरीद ले। फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाना है, फैक्ट्री के हालात इतने अच्छे नहीं होते। उसके बाद भी ये कहूंगा कि क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कर लेना।
क्वेश्चन में अगर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी लगती है और इलेक्ट्रिसिटी को ऑफिस और फैक्ट्री में 5:2 की रेशो में बांटना है तो बांट लेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा उसको बांट लेंगे, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन बेस्ड। इसमें जो कॉमन आइटम्स हैं, जैसे जो ऑफिस वाले इक्विपमेंट्स हैं, डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस की मशीनों का, ऑफिस के इक्विपमेंट्स का डेप्रीसिएशन तो ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर आएगा। मैनेजर की सैलरी, सर मैनेजर वगैरह ज्यादातर ऑफिस में होते हैं। या तो मेरा क्वेश्चन बताए कौन सा मैनेजर है, अगर प्रोडक्शन का मैनेजर है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले लेता हूं, नहीं तो मैं उसको ऑफिस मानूंगा। और वही कभी कभार इंस्ट्रक्शन बेस्ड भी हो सकता है, वो कह रहा है मेरा मैनेजर 4 हफ्तों में से 3 हफ्ते फैक्ट्री में रहता है, 1 हफ्ते ऑफिस में रहता है, तो मैं उसकी सैलरी को 3:1 में बांट दूंगा। समझ रहे हो? चलिए, इसके बाद जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है डायरेक्टर की फीस, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर तो जनरली ऑफिस में ही बैठते हैं, इनका तो एसी रूम में बैठ के साइन करते हैं और क्या करते हैं। ये सब ऑफिस ओवरहेड्स के मेरे खर्चे हो गए। आपको पता है आपने सब इनर कॉलम में लिखना है और अल्टीमेटली आपने फाइनल कॉलम में ले जाना है। लास्ट में अब आ रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। भाई एक बात तो, दोनों इन शब्दों का मतलब वैसे अलग अलग है। सेलिंग का मतलब होता है बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कस्टमर तक सामान पहुंचाना। कई बच्चे सेलिंग अलग डिस्ट्रीब्यूशन अलग लिखते हैं, लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख लो चलेगा यार। इसमें सेल्समैन का कमीशन, क्वेश्चन कई बार वर्ड यूज करता है शोरूम, तो शोरूम या रिटेल आउटलेट एक तरीके से वो जगह हो गई जहां पर प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो शोरूम का रेंट, शोरूम के लाइटिंग, बिजली पानी, वो सब सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर आ गए। ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए खर्चे, कौन सी ट्रैवलिंग हो रही है, सामान को कस्टमर के पास पहुंचाया जा रहा है। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर ये कहां आएगा, सर आउटवर्ड्स बेच रहे हैं तो सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर आएगा। अच्छा, बेचने के लिए मैंने वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, एक टेम्पो है, इट्स एन असेट, सर उसकी भी डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल, बेचने वाले असेट की डेप्रीसिएशन, obviously that is also part of selling overheads. Sir, there can't be fixed list of factory overheads, office overheads, selling overheads. क्वेश्चन बहुत सारे करने पड़ेंगे यार आपको, लेकिन मैंने आइडिया पूरा दे दिया। फैक्ट्री वाले खर्चे फैक्ट्री में, ऑफिस वाले खर्चे ऑफिस ओवरहेड्स में, सेलिंग वाले खर्चे सेलिंग ओवरहेड्स में। एक बात मैं बता दूं सेलिंग ओवरहेड्स के लिए, अभी तक सेलिंग ओवरहेड से पहले आप अपनी कॉस्ट को प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर रहे थे टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड्स को अगर पर यूनिट करना है तो सेलिंग ओवरहेड्स को आप डिवाइड कीजिएगा यूनिट सोल्ड से। जितने यूनिट्स बेचे, देखो बिजनेसमैन की रिस्क है कि पहले तो वो खर्चे उतने यूनिट्स के लिए करता है जितने बनाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उतने बिकते नहीं, लेकिन कम से कम बेचने वाले खर्चे तो वो उतने यूनिट्स के लिए करे जितने वो बेच रहा है। तो सेलिंग वाले खर्चों को जब भी पर यूनिट करना है तो डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड करना है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपको कराए जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दे रखा है, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के हिसाब से आपको सेलिंग ओवरहेड्स लिखना होगा। अब सर अल्टीमेटली ये सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपका टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बात समझ में आ रही है? टोटल कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। यही तो थी हमारी कॉस्ट शीट कि डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, बेचने तक की कॉस्ट सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आया है ये। इसमें सर क्वेश्चन या तो आपको प्रॉफिट के बारे में बता देगा, नहीं तो आपको सेल्स देगा, आप प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कर सकते हैं। जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को अपना सेल्स यूनिट से डिवाइड करूंगा, सो आई कैन फाइंड माय टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी प्रोडक्ट को बेचने तक की पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं सेल्स को सेल्स यूनिट से डिवाइड करूं तो भाई सेल्स का मतलब है ईएस लग गया, यानी वैल्यू, सेल्स की वैल्यू को सेल्स यूनिट से डिवाइड कर दूं, सर सेलिंग प्राइस। तो शुरू से मैं यही तो बता रहा हूं कॉस्टिंग में
कि हमें कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट के बेस पर फिर फर्दर डिसाइड होता है कि मैं इस प्रोडक्ट को बेचूं कितने में, सेलिंग प्राइस कितना हो मेरा। समझ में आया? ये सर आपकी प्रॉपर कॉस्ट शीट थी जो मैंने आपको आज की तारीख में, आज की क्लास में मैंने आपको बताई। ठीक है, इस क्लास को सर मुझे पता है आप लोग भी परेशान हो चुके होंगे, सो कब जाएगा भाई ये, तो मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता दूं, उसके बाद हम क्लास एंड कर रहे हैं। मैंने लिखवाया कि जो फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यार एक बात मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मूले नहीं है, टेंशन मत लेना। हर चीज के लिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं आपको इसका स्टॉक निकालने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसी के नीचे आप लोग लिखिए, देखिए स्टॉक, स्टॉक कैलकुलेशन, स्टॉक कैलकुलेशन। देखिए मैंने गुड्स बनाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं जी, 52,000 यूनिट्स, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स पड़े हैं 5,000 यूनिट्स, टोटल हो गया 57,000। इसमें से मैंने सेल्स कर दी 51,000 यूनिट्स की। सबसे पहले तो मेरे को यह बताइए कि क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा? हाँ सर बचा। कितना बचा सर? 52,000 बनाए, 5,000 पहले से थे, 57,000 हो गए, और 57,000 में से 51,000 आपने बेच दिए। सर आपके पास 6,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, आपके पास 6,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा है। अब मैं बात करूं इसकी कैलकुलेशन की। अच्छा, इसके लिए आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि ये जो आपने 52,000 यूनिट्स बनाए हैं ना, इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 52,000 यूनिट्स, 52,000 यूनिट्स को बनाने में जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी है, ये लगी है, लेट्स से मैं लिख रहा हूं 35,40,000, 35,40,000। अच्छा, अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे 6,000 यूनिट्स की एक वैल्यू निकाल के दे दें, 6,000 यूनिट्स की एक वैल्यू निकाल के दे दें। कैसे करेंगे सर? सर सिंपल है, 35, मैं कोई फॉर्मूला नहीं कर रहा हूं, 35,40,000 रुपीज में 52,000 यूनिट्स बनी, तो बची हुई 6,000 यूनिट्स कितने की हुई? क्या हमने ठीक किया? 35,40,000 यूनिट्स में 52,000 यूनिट्स बनी, तो बची हुई 6,000 यूनिट्स एक तरीके से हमारी कितने की हुई? सर कैलकुलेट करिए, बहुत ही सिंपल सा, ये यूनिटरी फॉर्मूला है, ये बचपन में यूनिटरी फॉर्मूला कह लो, प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला कह लो, कुछ भी कह सकते हो, आई डोंट माइंड। ठीक है जी, अब कितने का है ये? इसमें अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए जरा मेरे को, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। सो 35,40,000 में 52,000 यूनिट्स बना रहे हो, तो 6,000 यूनिट्स हुई। सर ये मैंने आर्बिट्रेरली कुछ भी फिगर ले ली थी, आंसर वैसे एग्जैक्ट आ रहा है 4,08,000, राउंड ऑफ करके 462 रुपीज लिख सकते हो। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता कि 3540 डिवाइड बाय 52,000 करके अलग से एक रेट निकाला जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि वो रेट जो है वो आपका डेसिमल में आएगा और उसको ही बच्चा राउंड ऑफ कर देता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, 35,40,000 डिवाइड बाय 52,000 देखोगे ना, तो ये आता है 68.0769। बच्चा कह रहा है 68 ले लेता हूँ, कहने को तुमने 0.07 का ही फर्क लिया है, लेकिन सर 0.07 मीन 7%, और आप उसको 6,000 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। यार आपके आंसर में 6,000 का 7% भी अगर आप देखोगे ना, तो ये होता है करीब 420 रुपए, 420 रुपए का फर्क आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे आंसर मैच नहीं हो रहा। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप ये अलग से पर यूनिट निकाल ही क्यों रहे हो, जो डिवाइड करा हाथ क्या जो आया मल्टीप्लाई 6,000, राउंड ऑफ में मैं लीव नहीं करता। मैं समझ में आया है ये प्रॉपर तरीके से?
कई बच्चे यहां पर ये सोचते हैं कि सर ये आया मेरा आंसर 4,08,462। कई बच्चों का यहां पर ये कहना है सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, 35 लाख फॉर एग्जाम्पल मेरे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया होता ऑफ द वैल्यू 1 लाख, जो मेरे पास 5,000 यूनिट्स है ना, वो मेरे पास 1 लाख रुपए की है। तो बच्चे कई बार दिमाग में आता है सर 35,40,000 में तो 52,000 यूनिट्स बनी है, 1 लाख यूनिट्स हमारे पास पहले से हैं, टोटल हमारे पास 57,000 यूनिट्स हो गई, तो बची हुई 6,000 यूनिट्स कितने की हुई। सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते? सर इट्स लॉजिकल टू डू, बट मैं कहूंगा हम ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? सर ये बताऊं कौन सा तरीका हुआ, ये हो गया वेटेड एवरेज। सुना होगा आपने वेटेड एवरेज मेथड। आप क्या कर रहे हैं, जितने गुड्स आपके पास हैं आप दोनों की वैल्यू न्यूमरेटर में ले रहे हो, डिवाइड बाय दोनों की यूनिट्स इनटू क्लोजिंग स्टॉक। जबकि एक बात बोलूं, हमने जो पहले किया था, ये मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, हमने जो ये किया था ना, ये था फीफो बेसिस, और हम सबसे ज्यादा लॉजिकल फीफो बेसिस ही होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी सर आप बताइए जो मेरे यूनिट्स बचे होंगे 6,000, क्या ये इसी में से नहीं बचे होंगे जो मैंने बनाए होंगे 52,000? जो ओपनिंग वाले होंगे वो तो बिक गए होंगे ना। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? फीफो इज बेटर लॉजिक देन वेटेड एवरेज। बच्चे पूछते हैं करना कौन सा है, भाई फीफो ही करना है हमेशा, कभी मैंने इंस्टीट्यूट को वेटेड एवरेज करते नहीं देखा इस मामले में। कम से कम मैं ये भी तो कह रहा हूं जो 6,000 यूनिट्स बचे हैं वो 52,000 में से ही बचे होंगे, पुराने वाले 5,000 तो बिक गए होंगे ना। तो ये स्टॉक हमें कई बार ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, इस कॉस्ट शीट को देखिए दोबारा से, ये आपको ऑब्वियसली आपके पास वीडियो है, आप दोबारा से देखिए, इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट को भी देखिए, और नेक्स्ट क्लासेस से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों हम लोग चालू करेंगे। तो आज के लिए मुझे पता है कि आप लोग शायद मन ही मन मुझे गालियां दे रहे होंगे, आपको बहुत कंसंट्रेट करके बैठना पड़ा। वैसे सही वर्ड आ गया, कॉस्टिंग एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देने वाला सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट में तब भी, मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट में कोई ये नहीं कह रहा कि कम है, वो भी अपने आप में, लेकिन सर दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसंट्रेशन। लॉजिक की बात करें तो ये सबसे इजी है, तो ये फॉर्मेट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। बट ऑब्वियसली डोंट वरी, हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ ये फॉर्मेट भी आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बस जाएगा, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतनी ही क्लास लेते हैं। मुझे पता है ये शब्द सुनते ही बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, आहा क्लास छूट गई। तो आज हम इतने के लिए ही करेंगे, और अगली क्लास से हम प्रॉपर अपने कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अब मैं आपसे जल्द ही अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।